हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके लीगल ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें कि 1 to 50 क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। इसी की तरह आगे पार्ट 2, पार्ट 3 ऑनवर्ड्स चलते रहेंगे। और बाकी वीडियोस देखने के लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको जुडिशरी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें कि सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको हर तरह की क्वेश्चंस आंसर्स विद वेरी इजी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेन 50 एमसीक्यूज विद आंसर्स। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इनविटेशन टू टेंडर इज, यानी कि जो टेंडर का इनविटेशन होगा एक, तो उसको हम क्या कहेंगे? या तो प्रॉमिस होगा, या प्रपोजल, या फिर एन इनविटेशन टू ऑफर, या नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। यानी कि अगर कोई भी इनविटेशन टू टेंडर है, किसी टेंडर में इनविटेशन इशू किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे एन इनविटेशन टू ऑफर, यानी किसी ऑफर के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कंसिडरेशन में कम आइदर फ्रॉम द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंगली। यानी कि सेक्शन 2 में कहा गया है कि जो एक कंसिडरेशन है वो किस तरीके से आ सकती है, यानी कि फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ऑप्शन जैसे स्क्रीन पर दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो द थर्ड पार्टी कैन ब्रिंग अ सूट रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट, द थर्ड पार्टी कैन नॉट ब्रिंग अ सूट with relating to contract, the third party is principal and has greater right than the promise to bring a suit relating to contract. And the correct answer is D. That means none of the above is correct. यानी कि सेक्शन 2 में ऐसा कोई प्रोविजन इसके बारे में कहा ही नहीं गया स्पेशली कि इसमें कौन से ऑप्शन उसमें हो सकता है कि वो सूट फाइल कर सकते हैं विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और नहीं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच इज ए नोन टू बी अनसाउंड। A says nothing about the unsoundness of mind. This agreement is, यानी कि A जो है वो B को ऑक्शन के द्वारा एक अपना घोड़ा बेचता है, और जबकि A उसको अच्छे से जानता है कि वो एक अनसाउंड है, लेकिन A उसके अनसाउंडनेस के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? तो स्टार्टिंग में देखो वो एग्रीमेंट वैलिड ही है। ऑप्शन जैसे स्क्रीन में दिए गए हैं कि वो वैलिड है, वॉइड है, वर्डेबल है कि अनएनफोर्सेबल है। तो एट दैट स्टेज, क्योंकि वो बिल्कुल बिगिनिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, तो तब तक जब तक कि उसको पता नहीं चलेगा सामने वाली पार्टी को उसके अनसाउंडनेस के बारे में, तब तक वो जो एग्रीमेंट है वो वैलिड ही माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पे माना जाएगा कि वो हुआ है? जहां पे प्रॉमिसर रहता है, या फिर जहां पे प्रॉमिस ही रहता है, या फिर जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया गया है, या फिर जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी। जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड किया गया है, वहां पे माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। सपोज कि मैं दिल्ली में रहता हूं और आप शिमला रहते हैं, मैंने आपको प्रपोजल दिया और आपने उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आपको प्रपोजल एक्सेप्टेड है। मैं दिल्ली में हूं, आप शिमला में, तो आपने शिमला में अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड दे दी, तो ये माना जाएगा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है वो शिमला में हुआ है। यानी कि जहां पे भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड किया जाएगा, फिर चाहे वो कुरियर से हो या ईमेल से, तो वही माना जाएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट टेकन प्लेस या एग्जीक्यूट हुआ है। उसका फिफ्थ क्वेश्चन है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हाउस इफ ए सर्वाइव्स हिज वाइफ सी। यानी कि ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी की प्रॉपर्टी परचेज कर लेगा अगर वो ए की वाइफ को, दैट मीन्स कि सी को बचाता है। तो देखो ये कोई फ्यूचर कंडीशन हो गई, और एक कंडीशन के ऊपर दूसरा एग्रीमेंट रिलाई कर रहा है कि अगर ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि भाई वो आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर लेगा, लेकिन उस कंडीशन में करेगा कि अगर आप मेरी वाइफ को बचाओगे। तो देखो ये तो है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वॉइड होगा ना वॉइडेबल, ये माना जाएगा एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए प्रोमिसेस टू बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन। तो ए जो है प्रॉमिस करता है बी से कि मैंने आपके अगेंस्ट जो केस फाइल किया था, जो चार्जेस लगाए थे, उनको मैं वापस ले लेता हूं, और जो भी आपकी थिंग्स थी उसको आप रिस्टोर कर दो। यानी कि बी ने कहा कि भाई आपने जो मेरे पे केस किया रॉबरी का वो वापस ले लो, और जो भी चीज आपकी बनती थी वो मैं आपको देने को रेडी हूं। तो देखो स्टार्टिंग में ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, क्योंकि
it is for illegal purpose. That means the agreement is void. Then seventh question, A owes B rupees 1000 but the debt is barred by Limitation Act. A signs a written promise to pay rupees 500 to B on account of the debt. This agreement is valid. ये एग्रीमेंट वैलिड होगा क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है और उसमें एक रिटर्न प्रॉमिस भी दिया हुआ था, तो इसलिए हम लिमिटेशन की बात नहीं करेंगे और इसलिए जो एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट अपनी एग्जिस्टेंस में वॉइड और वॉइडेबल नहीं हो सकता इस स्टेज पे। देन एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मेक एन एग्रीमेंट वॉइडेबल, यानी कि किस सर्कमस्टांसेस में जो एक एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल कहा जाएगा। फिर वो किसी मैरिज के रिगार्डिंग है या फिर विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसका करेक्ट आंसर है डी, कि अगर कोई भी एग्रीमेंट फ्रॉड से कॉज हुआ है, यानी कि व्हेन इट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल माना जाएगा। उसका नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, इट इज नोन एज, यानी कि कोई भी अगर पार्टी की जो एग्रीमेंट जिनमें हुआ है उसमें कोई भी एक पार्टी अगर जानबूझ के किसी भी एग्रीमेंट को यानी कि प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए मना करती है तो उसको क्या कहेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, दैट मीन्स एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि अगर कोई पार्टी कहे कि मैं अपने वो हमारे प्रॉमिस हुआ था उसको मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं हूं, तो दैट मीन्स इट हैज कमिटेड द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 10th क्वेश्चन है, A, B and C jointly promised to pay rupees 3000 to D and C is compelled to pay the whole. A is insolvent but his assets are sufficient to pay one half of his debt. Then C is entitled to receive. यानी कि इस केस में कि भाई A, B, C ने jointly promise किया कि वो 3000 रुपये D को देंगे, बट हुआ क्या कि C को सारे पैसे देने पड़ गए और A हो गया इंसॉल्वेंट, लेकिन उसके एसेट्स है जिसको पे करके उसका वन हाफ डेब्ट जो क्लियर किया जा सकता है। तो देन इन दैट केस C is entitled to receive rupees 1250 from B and rupees 500 from A. यानी कि the correct answer of question 10 is B. 11th question, A and B make a contract grounded on an erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. This contract is absolutely valid. Question number 12 is, A agrees to buy from B certain house. It turns out that the horse was dead at the time of bargaining. This agreement is, यानी कि A जो है वो एग्री करता है B से कोई एक निश्चित घोड़ा खरीदने के लिए, बट होता क्या है कि बार्गेनिंग करते वक्त ही घोड़े की डेथ हो जाती है। यानी कि अभी एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते वक्त ही यानी कि उसके लेन देन के बारे में बात करते वक्त ही घोड़े की डेथ हो गई है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा, यानी शून्य माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट एज सून एज द प्रपोजर रिसीव्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए अग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर ₹500 to ₹1000। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी कि जो ए है वो अपना घोड़ा बेचना चाहता है, वो 500 की जगह 1000 रुपये मांग रहा है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। Next question number 15th, A and B agree that B shall pay to A rupees 1000 for which A shall afterwards deliver to B either rice or smuggled opium. That means कि A और B एग्री करते हैं कि जो B है वो 1000 रुपीज के टूवर्ड्स में जो A को डिलीवर करेगा, या तो वो चावल देगा या फिर जो स्मगलिंग वाला ओपीएम है वो देगा। तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा कि वॉइड होगा या कैसा होगा, तो वो क्या है कि वैलिड अबाउट राइस बट वॉइड अबाउट ओपीएम। यानी कि अगर चावलों का अगर डीलिंग की जाती है तो वैलिड है, लेकिन अगर ओपीएम की जाएगा तो टू द एक्सटेंट वो वॉइड माना जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गोस मैड। दैट मीन्स कि ए और बी जो है वो शादी के लिए राजी होना चाहते हैं, बट शादी फिक्स होने से पहले ही जो ए है वो पागल हो जाता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है शुरू से ही शून्य माना जाएगा, यानी कि बिकम्स वॉइड, और वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। Then question number 17 is, A agrees to sell a horse worth ₹1000 for ₹10। This agreement is, यानी कि A जो है अपने घोड़ा की कीमत उसकी 1000 रुपये है और उसको वो 10 रुपये में बेचना चाहता है, यानी कि वो उसको लॉस हो रहा है, बट ठीक है वो उसको इतना पारा खा रहा है, तो वो एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाएगा। वहीं अगर वो 1000 के 2000 मानता तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाता। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विद फ्रॉड।
यानी कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का जो है वो फ्रॉड में होना जरूरी है। A contracts to B to pay rupees 1000 if he fails to pay B rupees 5000 on a given day. A fails to pay 5000 on that day, B is entitled to recover from A the following compensation. That means कि जो A है वो B से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अगर उसको 1000 रुपये देगा अगर वो किसी उसको दिन 500 रुपये नहीं दे पाए तो, यानी कि वो कहता है कि भाई मैं आपको 1000 रुपये दूंगा अगर आप उस दिन उसको 500 रुपये नहीं दे पाए तो। अब A क्या है कि 500 रुपये नहीं दे पाता है तो बी जो है उस केस में क्या रिकवर कर सकता है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ 1000 रुपये का, तो जो बी है वो कोई कॉम्पेंसेशन नहीं उससे रिगार्ड कर सकता। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी, एनी कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹1000 विच कोर्ट्स रिगार्ड्स रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 20 इज डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विथ प्राइस टैग इज, यानी कि अगर दुकान में कोई भी प्राइस टैग पे अगर कोई चीज लिखी हुई है बेचने के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये वो जनरल ऑफर है या फिर ऑफर है या काउंटर ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर, तो उसको हम एक इनविटेशन टू ऑफर कहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में सेल लगी होती है तो मार्केट में सेल लगी हुई है उसको प्राइस के टैग के साथ होती है तो वो उसको हम कहेंगे कि दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट 21 इज द केस ऑफ मोसेस वर्सेस मैकफार्लेन डील्स विद, करेक्ट आंसर इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मोसेस वर्सेस मैकफार्लेन डील्स करता है केसेस वो दिया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 22 is when at the desire of the promisor the promisee promises to abstain from doing something, such promise is known as the following for the first promise। यानी कि जब भी कोई एक प्रोमिसर जो है वो किसी बी से प्रॉमिस के रिगार्डिंग कुछ चाहता है, यानी कि कुछ करने या ना करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो फर्स्ट प्रॉमिस के लिए क्या होगा, वो कंसिडरेशन होगा, यानी करेक्ट आंसर इज बी। Then 23rd is a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is liable for those goods as a bailee। यानी कि अगर एक पर्सन को कोई दूसरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि जब कोई भी एक पर्सन दूसरे का कोई गुड्स अपनी कस्टडी में लेता है जो कि किसी और से बिलोंग करता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसको ठीक उसी तरह माना जाएगा कि जिस तरह एक बेलर और बेली का रिलेशनशिप होता है आपस में। देन क्वेश्चन नंबर 24 इज ए प्रॉमिस टू मैरी बी आफ्टर द डेथ ऑफ एज वाइफ, यानी कि ए जो प्रॉमिस करता है बी से कि वो बी से शादी करेगा, लेकिन कब करेगा, जब ए की वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो ये जो एग्रीमेंट है शुरू से ही वॉइड है क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि ए की वाइफ की डेथ कब होगी और फिर देन उसी के कॉन्सिक्वेंटली कब बी की शादी ए से होगी। द थ्योरी ऑफ क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि जो क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की थ्योरी थी वो उसको किसने प्रोपाउंड किया था, किसने फाउंडेड किया था, तो वो है लॉर्ड मैन्सफील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार रिपीट भी हुआ है। Then question number 26 is promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called, यानी कि कुछ ऐसे promises जो कि एक दूसरे को consideration के रूप में काम करते हैं तो उसको हम reciprocal promise कहेंगे, यानी कि that means the correct answer of question number 26 is B। Then the 27th is in many cases where there is no contract the law on equitable grounds imposes obligation which is called quasi contract, correct answer is B। That means क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जनरली होते हैं जो कि अपने आप में ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ हो, यानी कि आपने कोई स्पेसिफिकली उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था बट अकॉर्डिंग टू लॉ और इक्विटेबल ग्राउंड्स में ही आपकी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है और इसको हम कहेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट 28 इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फर्स्ट टाइम अप्लाइड इन, यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो डॉक्ट्रिन है वो फर्स्ट टाइम कौन से केस में अप्लाई की गई थी, द करेक्ट आंसर इज ड्यूटन वर्सेस पोल। नोटिस पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर इज, यानी कि अगर कोई नोटिस पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में फॉर इनवाइटिंग टेंडर तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे एन इनविटेशन फॉर नेगोशिएशन। क्वेश्चन नंबर 30 इज एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ, इट इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, देयर मस्ट बी अदर essentials also for an agreement becomes a contract, but according to general meaning of Indian Contract Act, an agreement becomes a contract if it is enforceable by law। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज, ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसमें सेकंड ऑप्शन है क्योंकि उसमें बात की गई है अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी कि किसी भी मनी के एक्सचेंज में आप किसी चाइल्ड का अडॉप्शन नहीं ले सकते, इसलिए जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल गैर कानूनी कहलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डील्स विद प्रॉमिसरी एस्टोपल, द करेक्ट आंसर इज ए, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। Question number 33 is the case of Scarf versus Jardine is related to novation of contract. The correct answer is D of question 33. Next question number 34 is change of nature of the obligation in a contract is known as the novation.
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि सेक्शन 62 या 60 में कहा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें नोवेशन के बारे में, कि अगर किसी भी ऑब्लिगेशन का नेचर चेंज होता है एग्रीमेंट का, तो उसको हम कहेंगे नोवेशन टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो दैट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर रिवोकेबल, उनको रिवोक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 इज if the creditor accepts a lesser sum of money than what was due under the contract in discharge of the whole debt, it is called remission. That means कि अगर किसी क्रेडिटर का कोई एग्रीमेंट हुआ है कि वो किसी मनी के लिए एंटाइटल्ड है, सपोज कि मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है, मैं क्रेडिटर हूँ, आप डेटर हैं, मैंने आपसे सपोज किया था 1000 रुपीज़ लेना था, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अब वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया, फुलफिल परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, और आपने कहा कि भाई मैं 1000 नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ 500 में ही दे सकता हूँ। दैट मीन्स रिमिशन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम एग्री टू एक्सेप्ट अ लेसर सम ऑफ मनी then what was due under the contract in discharge of whole debt. It is called as remission. That is, the correct answer is A. Then question number 37 is the principle that an information supplied to an inquiry is an invitation to treat. It was laid down in the case of Harvey versus Fessy. Next question number 38 is which one of the following is essential for a valid contract under the Indian Contract Act? That is the meeting of the minds of the parties. That is a very important element for constitute a valid agreement between the parties under the Indian Contract Act. Next question number 39 is point out the correct item shown below, that there may be a contract without consideration if the agreement is made due to natural love and affection. Otherwise, a contract without consideration cannot be a valid contract according to law. Next is question number 40. In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. That is, the correct answer is D. Next question number 41 is an agent at the time of making the contract does not disclose the name and address of his principal, but it comes known to the second party afterwards. In case of any default, the second party may file a suit against either the agent or the principal or both. The correct answer is C. Then question number 42 is under Indian law of contract, consensus ad idem means, यानी कि Indian law of contract में consensus ad idem का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है to agree on the same thing in the same sense, और ये बहुत जरूरी है कि it is very important element for a valid contract. Next question number 43 is under Indian Contract Act. If the nature of the liability in a contract is changed, it is shown as novation. That means A. rescission, B. renovation, C. alteration, D. renovation. The correct answer is D. Next question number 44 is which one of the following cases belongs to the principle of pari delicto? So the correct answer is A. Barrett versus Inin. Question number 45 is a contract of telephone becomes complete at the place where the acceptance is heard, in which case it has been held. यानी कि टेलीफोन से हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा? तो वहां पे माना जाएगा जहां पे उसकी एक्सेप्टेंस को सुना गया है, और ऐसा कहा गया है कि भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज ए लैंड्स ₹1 lakh to B and B promises to repay it with interest at the rate 12% per annum after 1 year. The agreement is also provides that if the amount is repaid within 6 months, the rate of interest will be 10%. So here is a very clear condition है, बहुत क्लियर कंडीशन कहा गया है कि अगर 1 साल के बाद अगर देगा तो उस पर 12 इंटरेस्ट लगेगा, 1 साल पहले देगा तो 10%। तो इसलिए जो एग्रीमेंट है बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। Next question number 47 is under Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is said to be void. Which one of the following agreement is not void? That means an agreement under coercion is not void according to Indian Contract Act. The correct answer is C of question 47. Question number 48 is under Indian Contract Act. A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void, and we have already discussed this question above. Next question number 49, where both of the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. यानी कि जो दोनों पार्टीज एग्रीमेंट में है किसी मिस्टेक है, उनको किसी मैटर ऑफ फैक्ट से लेकिन रिलेटेड कोई मिस्टेक है, तो वो जो एग्रीमेंट है void माना जाएगा. Next question number 50 is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of others. यानी कि जो ऑप्शन है जो एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल है एक पार्टी की तरफ से बट दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं है, तो जो एग्रीमेंट है उसको वॉइडेबल करेंगे. या भी हम कह सकते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोस एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स.
सपोज कि आप किसी की मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो जो लड़की है वो अनसाउंडनेस है, बट सामने वाले पार्टी को उसके बारे में पता नहीं है, शादी एग्जीक्यूट हो गई, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाद में उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि वो एक पार्टी की साइड से तो सही था, बट सेकंड पार्टी की तरफ से उसको वॉइडेबल करार दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट्स आपको प्लेलिस्ट के एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, जिसमें और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट डिस्कस किए गए हैं। और फ्यूचर में सच वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक न्यू इंटरेस्टिंग के साथ। और इसी रिलेटेड अगर माइंड में कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके जवाब का सॉल्यूशन बहुत जल्दी दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।